सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिंगेज ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो इसके अंदर हम कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि पहले हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर। ओके, देखो सबसे पहले हम इसमें करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है ये आपने फिजिक्स में अच्छे से 9th-10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ओके, देन हम करेंगे रेजिस्टेंस, फिर करेंगे हम रेजिस्टिविटी, देन करेंगे हम कंडक्टेंस और देन करेंगे हम कंडक्टिविटी। ओके, तो चार तो ये बेसिक है, ये बेसिक आपने चारों पहले ऑलरेडी किए होंगे। ओके, देन हम यहाँ पे करेंगे जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर ही सिर्फ यूज होते हैं, वो है हमारी मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। ओके, और लास्ट में करेंगे हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है या फिर नॉर्मल हमारी है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसके ऊपर डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम उसको डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेस में नॉर्मल थ्योरी का भी क्वेश्चन आ जाता है। और जो हम आगे करेंगे, जैसे हम आगे कुलराश लॉ करेंगे। ओके, कुलराश लॉ के अंदर क्या है कि जो भी हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे उसका यूज होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा कुलराश लॉ। तो जो हम इस लेक्चर करेंगे इसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या होगा, वो यूज होगा। ओके, तो सारे लेक्चर आपस में इंटर रिलेटेड है, तो सबका बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम करेंगे ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ क्या होता है ये हमें पता ही है वैसे तो। ओम्स लॉ क्या होता है हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है। ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो हमारा करंट है, कि जो हमारा करंट है, करंट फ्लो करेगा किसके ऊपर, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। कि जो भी हमारा कंडक्टर होगा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट flowing through a conductor according to this law current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across, कि जो हमारा करंट कितना कंडक्टर में फ्लो करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है। ओके, सो इन शॉर्ट ये जो हमारा V है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के है। कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और हम पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं R, दैट इज रेजिस्टेंस। तो क्या हो गया हमारा V इज इक्वल टू IR हो गया। फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, V इज इक्वल टू IR। ओके, अब यहीं से ही हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है। यहीं से क्या आएगा, यहीं से हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस टर्म, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। मतलब जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम फ्लो करेगा। करंट की जैसे जैसे यहाँ निकालोगे R और I क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना करंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम फ्लो करेगा। ओके, ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट, ऑपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट। ओके, सो वही है कि V इज इक्वल टू IR, यहां से R आएगा, R क्या आएगा, V बाई I आ जाएगा। यहां से रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज V बाई I। और जो उसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट हम क्या लेते हैं, ओम, OHM। ओके, या फिर उसको ये उसका सिंबल है ओम का। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, OHM, ओम, या फिर ओम इसका ये क्या होगा, ये इसका सिंबल हो गया। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया। V इज इक्वल टू IR आया, यहाँ से R निकाल, दैट इज V बाई I आ गया यहाँ पे। ओके, R क्या है, V बाई I। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो कम फ्लो होगा। तो ऑपोजिशन ऑफर करता है फ्लो ऑफ करंट में ये।
इसकी यूनिट क्या होगी ओम, ये उसका क्या है सिंबल है। ओके, अब देखो ये तो हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। एक टर्म और पढ़ते हैं हम, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। या तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे या फिर हम इसको या तो इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे या फिर इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। ये हमारा रो का सिंबल हो गया। ओके, ये क्या हो गया, ये हमारा रो का सिंबल हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम इसको रेजिस्टेंस से ही कंपेयर करते हैं। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर, आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। आर क्या होगा, आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल के होगा। और आर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए के। अब मैं आपको बताऊंगा कि एल क्या होता है और ए क्या होता है। देखो वैसे तो जो हम एल है, एल हम लेते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए क्या, ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, बट ये हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें दैट मीन्स हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसके अंदर क्या होता है, ए तो होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ए तो क्या होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होगा। और जो एल होगा ना, एल होगा दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। ए क्या होगा, ए होगा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड और एल होगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। इन शॉर्ट मतलब यहां से जैसे ए इंटू एल करेंगे तो वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम कौन सा होगा, ये वॉल्यूम होगा जितने में हमारा चार्ज या फिर करंट फ्लो करेगा, जितना उसका एरिया होगा। ओके, ए क्या होगा, ए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड और एल हो गया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। अब देखो जितना एल ज्यादा होगा, जितना एल ज्यादा होगा, जितना एल ज्यादा होगा, जितना एल ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड बहुत दूर दूर है। जब इलेक्ट्रोड बहुत दूर दूर है तो कैटायन और आयन को टाइम लगेगा जाने में। कैटायन आयन को क्या लगेगा, टाइम लगेगा जाने में वहां पे। तो क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा। करंट क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा। करंट कम का मतलब है रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे इसके एल के। जितना एल ज्यादा होगा उससे क्या होगा, कैटायन आयन को बहुत टाइम लगेगा जाने में। ओके, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर हमारा करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर रेजिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। अब रही बात एरिया की। अब देखो जितना एरिया ज्यादा होगा, जितना एरिया क्या होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोड का एरिया ज्यादा होगा तो उतने जितने जो हमारे कैटायन आयन है वो ज्यादा आएंगे। जितनी बड़ी हमारी इलेक्ट्रोड होगी, जितना उसका एरिया ज्यादा होगा तो उतने ही कैटायन आयन क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। ओके, तो कहने का मतलब है कि जितना एरिया ज्यादा होगा उतने कैटायन आयन ज्यादा आएंगे, और जितने कैटायन आयन ज्यादा आएंगे उतना इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा होगा, और जितना इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सो इन शॉर्ट आर क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया इसके ए के। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वो ए के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये आ गई हमारी इक्वेशन 1 और ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, एल बाई ए क्या आएगा। ओके, चलो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एल बाई ए के। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं रो। आर इज इक्वल टू रो एल बाई, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए आ गया। ओके, यहां से रो निकाल लेंगे हम, दैट इज रेजिस्टिविटी। वो क्या आ गया, आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल आ गया यहाँ से। ओके, सो ये आ गया हमारा रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमने अपना जो एरिया है ना, हमने जो है वो रीजन फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। हम एक पर्टिकुलर उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। ओके, जो इसकी यूनिट है, यूनिट क्या होगी, देखो रो की यूनिट है, आर की यूनिट है ओम, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम ज्यादातर हम सेंटीमीटर में लेते हैं, मीटर में तो बहुत बड़े हो जाएंगे, जनरल सेंटीमीटर बात करते हैं। और एल हमारा सेंटीमीटर, तो क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर या फिर OHM सेंटीमीटर आ गया। ओके, ओम सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं पर यूनिट में। ओके, तो ये क्या होगी, हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। ओम सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। क्लियर। तो ये हमारा ओम्स तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। देन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। ओके,
ये ध्यान रखना कि जो नॉर्मल हम पहले बात करते थे एल और ए, ये हमारे मेटालिक कनेक्टर में होते हैं। मेटालिक कनेक्टर में एल उसकी लेंथ होती थी, ए उसका एरिया होता था। बट यहाँ पे बात करें हम इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर सीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है, ए होगा हमारा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जितना एरिया है इलेक्ट्रोड का, और एल हो जाएगा यहाँ पर जितना इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना करंट कम होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, एरिया जो इलेक्ट्रोड का एरिया इलेक्ट्रोड का जितना ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा होगा, तो उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उसकी इनवर्स आएगा। दोनों कंबाइन किया तो ये रिजल्ट आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, रो आ जाएगा। ओके, और रो ही हमें निकालना है, क्योंकि यही क्या, यही हमारी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ से हमने 3 कर लिए, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड उनके बीच में रिलेशन करेंगे। ओके, देखो इससे पहले हमने क्या, ओम्स लॉ क्या होता है, देन रेजिस्टेंस किया, और फिर हमने क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या होता है। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पे कंडक्टेंस, जिसको हम जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बताइए कि जो हमारी कंडक्टेंस है वो क्या है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल है ये। ओके, जैसे हमें जी निकालना है, तो जी क्या आएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, आर, तो ये क्या होगा, 1/r होगा। ओके, जी क्या होगा, जी हमारा 1/r होगा ये। अगर हमें जी निकालना है और हमें आर पता है तो क्या करेंगे, जस्ट हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यूनिट क्या होगी इसकी, हमें पता है कि जो आर है, आर की यूनिट होती है ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ओम इनवर्स, इसको ओम इनवर्स लिखें, या फिर हम इसको ऐसे लिखें, या फिर हम इसको MHO लिखते हैं, और या फिर हम इसको साइमन लिखें S। तो ये सारी की सारी क्या है, सारी की सारी इसकी यूनिट है। ओके, या तो हम इसको ओम इनवर्स लिखते हैं ऐसे, या फिर हम इसको ये ओम इनवर्स MHO लिख दें। ओम का इनवर्स करेंगे तो MHO, मतलब OHM है तो MHO एक तरह से ये भी होता है, और S भी होता है, ऐसा होता है हमारा साइमन। ये भी क्या होता है, ये भी इसकी यूनिट होता है, मतलब ओम इनवर्स को हम साइमन में बोलते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे कंडक्टेंस हो गई है। कंडक्टेंस क्या होगी, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेसिप्रोकल है, इसके रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, जो हमारी कंडक्टिविटी जो हम अभी करेंगे वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट आ जाएंगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम करेंगे जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल देते हैं। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, ये इसकी यूनिट आ गई, ये कापा बोलते हैं, इसको कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे के है हमारा, के तो हम नॉर्मल ऐसे देखते, तो हल्का सा इसको इस तरह से बेंड करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, कापा हो, इसको हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो मैंने अभी बताया आपको, जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, और जो हमारी कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। ओके, बट इन शॉर्ट देखो ये तो है जो हम यहाँ से निकालें कंडक्टेंस, तो पूरे के पूरे सोल्यूशन की निकलेगी, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की निकलेगी कंडक्टेंस। अब हमने निकालने स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब क्या, स्पेसिफिक का मतलब हमने अपना जो एरिया है वो क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल हम स्पेसिफिक उसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, देखो ये तो है पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, ये होगी 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कि जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। मान लिया कि हमारे पास 10 लीटर है, तो पूरे 10 लीटर की निकालेंगे तो ये होगी। अगर हम 1 यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर की निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगी। ओके, क्योंकि हमने उसमें क्या कर दिया, उसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम स्पेसिफाई कर दिया, उसको फिक्स कर दिया हमने उसको। ओके, तो इसकी क्या आएगी, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि 1 यूनिट वॉल्यूम जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उससे जितनी भी होगी कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक मतलब हमने उसको फिक्स कर दिया, उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने उसका फिक्स कर दिया। ओके, और हमें पता है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। किसके रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल। ओके, सो जो हमारा कापा क्या आएगा? 1/ρ आ जाएगा। कापा क्या आएगा? 1/ρ हमारा रो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और हमें पता है कि जो हमारा रो है, रो की यूनिट क्या थी? रो की यूनिट थी ओम सेंटीमीटर। जैसे हमने इसकी यूनिट की थी, यूनिट क्या थी इसकी? ओम सेंटीमीटर यूनिट थी इसकी। जैसे हमारा रो है, रो की यूनिट थी ओम सेंटीमीटर। अब हमारा जो कापा है, कापा की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी हमारे पास, अब दोनों का इन्वर्स करेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया आपका। ओम इनवर्स है, सारे ही ओम इनवर्स हैं एक तरह से, तो उसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी आ सकता है, और OHM इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी आ सकता है, या फिर हम इसको MHO सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम इस तरह के 4 यूनिट जिस मर्जी फॉर्म में रिप्रेजेंट की बनो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, ओम इनवर्स हो गया, तो इसको ये ओम इनवर्स हो गया। ओम इनवर्स को MHO भी लिखते हैं, और इसको हम साइमन भी लिखते हैं, सही MEN। ओके, तो ये क्या हो गया? ये हमारे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसमें कंफ्यूज करता है, जैसे कंडक्टिविटी दे दिया तो आपको पता चल जाएगा कापा दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया तब भी आपको पता चल जाएगा कापा की बात, पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी दे देगा, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब भी कापा ही है वो। ओके, 1 यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस होंगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? चलो, ये आ गया हमारा G और ये आ गया हमारा कापा। अब इन दोनों के बीच में ना रिलेशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन G एंड कापा, दोनों के बीच में रिलेशन। यहां से अब एक इंपॉर्टेंट टर्म बहुत और निकलेगी जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल कांस्टेंट। ओके, तो रिलेशन बिटवीन G एंड कापा। देखो हमें पता है कि हमारा R क्या था? R इज इक्वल टू रो L/A। R इज इक्वल टू रो L/A। अगर मैं इसका सबका रेसिप्रोकल ले लूं, अगर मैं इसका सबका रेसिप्रोकल, देखो सबका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या बनेगा? ये R का बन जाएगा 1/R, रो का बनेगा 1/ρ, और L/A का बनेगा A/L। R का बनेगा 1/R, रो का बनेगा 1/ρ, और L/A का बनेगा A/L। ओके, अब देखो 1/R क्या होता है? 1/R होता है G, हमने अभी क्या 1/R G है। 1/ρ क्या होता है? 1/ρ होता है कापा, ये रहा 1/ρ। 1/ρ क्या हो गया? हमारा कापा हो गया। और A/L, तो A/L रहेगा। यहां से अगर हमें कापा निकालना है वो क्या हो जाएगा? G इंटू L/A, तो जो हमारा कापा आएगा, मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, कापा इज इक्वल टू G इंटू L/A आ गया। ओके, तो इसको ना हम ऐसे लिखते हैं, कापा इज इक्वल टू G इंटू में G स्टार। ये तो रिलेशन आ गई, यहाँ पे रिलेशन खत्म हो गया हमारा। अब हम एक नई टर्म और बताऊंगा मैं आपको, जिसको अपन बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ओके, तो ये तो हमारा G हो गया, और L/A को मैंने बोल दिया G स्टार। ये तो G हो गया, ये L/A क्या हो गया? हमारा G स्टार हो गया। ओके, और G स्टार को बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। G स्टार को क्या बोलते हैं? G स्टार को बोलते हैं सेल कांस्टेंट होता है। ओके, अगर हमें किसी का भी सेल कांस्टेंट निकालना है दैट इज G स्टार, तो वो क्या होगा? वो L/A होगा। क्या होगा? L/A। उसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट आएगी इसकी सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या आएगी इसकी? सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। तो ये हमारा सेल कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब देखो, L हमें पता है कि L क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, और A क्या होता है? A होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। L क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, और A होता है हमारा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। ओके, दोनों का L/A करेंगे तो हमारे पास सेल कांस्टेंट आता है। ओके, अब होता क्या है, जैसे मान लो हमें एक हमारे पास एक वो है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मान लो पहले हमने कॉपर सल्फेट डाला हुआ था, आपने कॉपर सल्फेट को निकाल दिया, हमने AgNO3 डाल दिया। सेल वही है, सेम सेल के अंदर पहले हमने कॉपर सल्फेट डाला था और बाद में हमने उसको निकाल के AgNO3 डाल दिया। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ क्या हमारा सेल कांस्टेंट चेंज होगा या फिर ये नहीं होगा? देखो, सेल कांस्टेंट ना इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेल कांस्टेंट हमारा डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल के ऊपर, जो हमने सेल लिया है उसकी मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है और उसकी इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर सेल हमने चेंज नहीं किया तो सेल कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा। तो जो हमारा सेल कांस्टेंट है इट ओनली डिपेंड्स ऑन
सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको नोट कर लो। सेल कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन सेल, नॉट ऑन इलेक्ट्रोलाइट। सेल कांस्टेंट सिर्फ सेल के ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम सेल को चेंज कर रहे हैं तब हमारा सेल कांस्टेंट चेंज होगा, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर रहे हैं तब हमारा सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तब सेल कांस्टेंट क्या रहेगा, तब सेल कांस्टेंट हमारा फिक्स रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज हमारा नहीं होगा। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ओम्स लॉ किया, फिर रेजिस्टेंस किया, फिर रेजिस्टिविटी, फिर हमने किया कंडक्टेंस, फिर हमने किया कंडक्टिविटी, और फिर उनके बीच में रिलेशन करके फिर हमने किया सेल कांस्टेंट किया। तो 5 से 6 टर्म हम पढ़ चुके हैं जो बेसिक थी। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, सो इसको नोट करो, साथ साथ आपने करने हैं। फिर हम इसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, देन डीपीपी करेंगे, हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ताकि आपको टॉपिक में हमें सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं करना, हमें उसके क्वेश्चंस भी सोल्व करने आने चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है। अब इसके ऊपर डायरेक्ट होना आएगा, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए कैसे सोल्व करना है हमें। ओके, ओके, नेक्स्ट करेंगे हम दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडक्टेंस, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हैं, और उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी बोल देते हैं। ओके, तो सबसे पहले करेंगे मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा ये भी हमारा लैम्डा होता है, कई बच्चे इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा गलत है, ये लैम्डा ही है, लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अब देखो जैसे हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस किया था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस था कि 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, ऐसे ही हमारा मोलर कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट से, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस होंगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। ओके, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। ओके, पहले लिख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस by its aqueous solution of 1 mole of electrolyte। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन जितने भी कंडक्टेंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। ओके, अब देखो इसका जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से करते हैं। रिलेशन कैसे आएगा, रिलेशन वही आएगा, हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 बाई आर, 1 बाई रो और A बाई एल। 1 बाई आर हमें पता है कि G होता है, दैट इज कंडक्टेंस, और 1 बाई रो क्या होता है, स्पेसिफिक, इनटू में A बाई एल होता है। ओके, यहां तक तो हमने पहले भी निकाले था, यहीं तक करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने इतना कर लिया, यहाँ पे हमने L से मल्टीप्लाई करना है, और L से क्या करना है, L से हमने डिवाइड करना है। L से मल्टीप्लाई करेंगे, L से क्या करेंगे, L से हम डिवाइड करेंगे, तो G इज इक्वल टू कापा। अब एरिया इंटू लेंथ, ये क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू लेंथ क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम आ गया। ओके, और अपॉन में क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया, एरिया इंटू लेंथ अपॉन में ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, अपॉन में क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखो ये वॉल्यूम कौन सा है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, देखो मैंने बताया था ना कि A क्या है, A एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और L क्या है, दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस। तो वॉल्यूम होगा दोनों के बीच का, जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम जिसमें हमारे जो चार्ज है, जो हमारे आयंस है वो मूव करेंगे, वो ट्रैक करेंगे। जैसे जो भी हमारा सेल है हमारा, ये एक हो गया हमारा और ये हो गया हमारा। ओके, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस दैट इज एल, और ये एरिया। तो ये वॉल्यूम जिसके अंदर जो चार्ज है, चार्ज मूव करेगा, जिसके अंदर जो आयंस क्या करेंगे, कैटायन आयंस मूव करेंगे, सिर्फ वो ही वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब इसके जो साइड वाला वॉल्यूम है ये काम का नहीं है भाई, इससे हमें क्या मतलब, चार्ज तो यही मूव करेंगे ना बीच में,
तो हम सिर्फ उसी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जो हमारा चार्ज ट्रैक करेगा, चार्ज मूव करेगा, कैटायन आयन मूव करेगा। ओके, यहां तक आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल से हम इसको डिवाइड करेंगे। कापा इनटू वॉल्यूम अपॉन में एल स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल से हमने डिवाइड किया। नंबर जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया उसके कितने मोल्स हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल से क्या क्या डिवाइड। अब देखो हमें पता है कि वॉल्यूम अपॉन में एन, वॉल्यूम अगर हम वॉल्यूम के अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स करते हैं तो उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ओके, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहां से क्या है, J इज इक्वल टू कापा इनटू में V बाई एन, मोलर वॉल्यूम VM बोलते हैं। ओके, इनटू में N अपॉन में L स्क्वायर। क्लियर, L स्क्वायर को भी तो ले जाओ और N को नीचे ले आओ, तो G इंटू में L स्क्वायर अपॉन N इज इक्वल टू कापा इंटू में VM, इज इक्वल टू कापा इंटू में VM। और यही क्या बन जाएगा, यही हमारा बन जाएगा मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी, कापा इंटू में VM। यही क्या बन जाएगा, यही हमारा मोलर कंडक्टेंस बनेगा या फिर मोलर कंडक्टिविटी बनेगा। ओके, तो लैम्डा क्या आ गया, कापा इंटू में VM आ गया। क्लियर ना, एल स्क्वायर को इधर ले गया और एन को नीचे आ गया। एन का मतलब क्या है, मोल। अब हम अगर एन से डिवाइड करते हमने पर मोल की बात कर ली, यही तो हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस होगी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू में VM। VM मतलब मोलर वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। ओके, एक तो ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू में VM। ओके, इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू में V बाई एन। मोलर वॉल्यूम का मतलब तो यही होता है ना, वॉल्यूम अपॉन में मोल, वॉल्यूम अपॉन में मोल। ओके, और इस फॉर्मूले को फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कापा इंटू में 1 बाई एन बाई वी, कापा इंटू में 1 बाई एन बाई वी, एन बाई वी करके भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो होता क्या है, जो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ना, ये हमारा ml में होता है। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारा ये ml के अंदर होता है। ओके, चलो, कहने का मतलब है कि मेरे को इसको मोलैरिटी बनाना है। तो मोलैरिटी कैसे बनाऊंगा, जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1000 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। ओके, और इतना इतना ये क्या बन जाएगा, इतना मेरा ये मोलैरिटी बन जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली क्या आ गया, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू में 1000 अपॉन मोलैरिटी। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू में 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो ये क्या आ गया, ये मोलैरिटी की टर्म, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मोलैरिटी के टर्म्स में ज़्यादातर ये फॉर्मूला ही लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये फॉर्मूला होगा और एक हमारा फॉर्मूला। मोलैरिटी के टर्म्स में तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, वॉल्यूम के टर्म्स में, मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके, तो ये एक फॉर्मूला आ गया और एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये हो गया हमारी मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी। ओके, क्या होगी ये हमारे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। ओके, अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं आपको, यूनिट देखो, यूनिट आप कहाँ से निकालना चाहोगे, बेटर है कि आप यूनिट यहाँ से निकाल लो। कापा, कापा की यूनिट क्या होती है, कापा की यूनिट तुमने पढ़ी थी अभी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कापा की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, और वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मतलब मोलर वॉल्यूम। ml के अंदर है तो ml को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में मोल। ये आ गई, देखो कापा के आगे हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम ml में है। हमें देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, और अपॉन में n का मतलब क्या है, वो मोल हो गया, वो क्लियर है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, या फिर हम इसको कह सकते हैं ओम इनवर्स का हो गया हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये दोनों इसके यूनिट आ गए, जो मर्जी लिख लो, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के आगे इसकी यूनिट आ गई है। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी है। ओके, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होएगी या फिर इक्विवेलेंट
कंडक्टिविटी। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा ऑफ ई क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा ऑफ ई क्यू से। हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये हमारा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। सो लैम्डा एम कापा इनटू में वी एम है। ओके, एन फैक्टर से इधर भी डिवाइड करो, एन फैक्टर से इधर भी डिवाइड करो, तो इधर से डिवाइड करोगे एन फैक्टर से क्या आएगा? लैम्डा एम अपॉन में एन फैक्टर कापा इनटू में वी एम अपॉन में एन फैक्टर। अब ये तो बन जाएगा हमारा क्या? ये तो हमारा बन जाएगा इक्विवेलेंट, ये तो बन जाएगी हमारे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, इज इक्वल टू कापा इनटू में वी एम अपॉन एन फैक्टर बन जाएगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ये क्या बन जाएगा? हमारा इक्विवेलेंट वॉल्यूम बन जाएगा ये। ओके, ऐसे ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बनेगा हमारा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। देखो जैसे आप एन फैक्टर से यहाँ करोगे, एन फैक्टर यहाँ करोगे, तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर क्या होता है? नॉर्मेलिटी। और अपॉन में करोगे तो क्या बन जाएगा? वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बन जाएगा। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मली ही है, जैसे मोलर कंडक्टेंस क्या था? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस होगी दैट इज मोलर कंडक्टेंस। 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से जितनी भी कंडक्टेंस होगी दैट इज उसको क्या बोलेंगे? हम उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे हम उसको। ओके, तो फॉर्मूला हमारा ये आ गया यहाँ से दोनों में। बस वही है कि यहाँ पे है हमारा लैम्डा इज इक्वल टू कापा इनटू वी एम, यहाँ पे लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा इनटू में वी ई क्यू। यहाँ पे मोलैरिटी है तो इसके अंदर क्या आएगा? नॉर्मेलिटी आ जाएगा, बस इतना ही है। वही एन फैक्टर इंक्लूड हो गया इसके अंदर। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर? ओके, अब इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन देखें, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? और दोनों के बीच में जब हम रिलेशन निकालेंगे, जैसे यहाँ से निकाल लेते हैं रिलेशन। ओके, अब देखो जैसे अगर हम इसमें रिलेशन निकालेंगे, ये क्या है हमारा? लैम्डा ए क्यू कापा इनटू में 1000। नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। ओके, और कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये क्या आ जाएगा? ये हमारा कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये आ गया हमारा मोलर कंडक्टेंस आ गया। तो लैम्डा इज क्यू एम अपॉन में एन फैक्टर। ओके, अल्टीमेटली क्या आ गया? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इंटू में एन फैक्टर आ गया। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इंटू में एन फैक्टर आ गया। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। दोनों के बीच में अल्टीमेटली रिलेशन आ गया ये। ओके, जैसे अगर हम मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन था? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर, ये रिलेशन होता है हमारा। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, यहाँ पे लैम्डा एम इज इक्वल लैम्डा ई क्यू इनटू में एन फैक्टर। यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मेलिटी हमारी या तो बड़ी होगी या फिर क्या होगी? इक्वल होगी मोलैरिटी के। यहाँ पे या तो नॉर्मेलिटी बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी मोलैरिटी। अगर एन फैक्टर 1 है तो दोनों इक्वल है। मान लिया एन फैक्टर 2 है तो उस केस में नॉर्मेलिटी ज़्यादा है, मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। बट यहाँ पे क्या होगा हमारा? यहाँ पे हमारा लैम्डा एम बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा लैम्डा ई क्यू के, बस ये फ़र्क है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस हमारी ज़्यादा होगी। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ना डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी क्या है? डिनोमिनेटर में। मान लो नॉर्मेलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या आएगी? वो उसकी डिक्रीज हो। ओके, वही है कि आपने पहले ये उतारना है, फिर ये, और फिर बाद में रिलेशन के बाद में आपने 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये कर लेने हैं। नॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है या फिर इक्वल होती है मोलैरिटी के, और या फिर मोलर कंडक्टेंस हमारी ज़्यादा होगी, इक्वल होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। ओके, सो ये है हमारा मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से होती है, ये हमारे 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से होती है। ओके, और इसके बाद हम करेंगे हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कि इनके ऊपर डाइल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन जी कापा लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू, इनके ऊपर जो हमारे जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ेगा। ओके, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जी की, दैट इज कंडक्टेंस।
तो जो फर्स्ट है उसकी बात करेंगे हम कंडक्टेंस की। जी की बात करेंगे। ओके, देखो डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? डाइल्यूशन करने का मतलब है कि हम इसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड करें। देखो हम किसी भी सॉल्यूशन को ना दो तरीके से हम डाइल्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो हम उसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड कर दें। सेकंड, या हम उसमें से क्या करें, जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट को हम कम कर दें। अब यहाँ पे हम सोल्यूट को तो कम कर नहीं सकते। एक तरीका है कि हम सॉल्वेंट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो यहाँ पे जो हम इफेक्टिव डाइल्यूशन जो हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, वहां पे हम सोलेंट को क्या करें, सोलेंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, सोलेंट को और ऐड कर रहे हैं। सोलेंट को ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट, वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो सबसे पहली बात है कंडक्टेंस। ओके, अब देखो मैंने आपको अभी लास्ट फैक्टर इफेक्टिव कंडक्टेंस ही कर रहे थे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। उसमें कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था आपको कि जैसे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वहां पे क्राउडिंग हो जाएगी, वहां पे हिंड्रेंस हो जाएगी, वहां पे ट्रैफिक हो जाएगा, उससे कंडक्टेंस हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, बट यहाँ पे तो अपन डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने का मतलब है कि बहुत सारा स्पेस हो गया, बहुत सारा, मतलब एक तरीके से है कि पहले तो आप गली में क्रिकेट खेल रहे थे, अब आप ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हो। समझ रहे बात? पहले तो आप गली में क्रिकेट खेल रहे थे, आप इतने ज्यादा शॉट नहीं खेल पा रहे थे, बट वहीं अब आप ग्राउंड में खेल रहे हो, तो क्या हो गया, वहां पे वो डाइल्यूट हो गया, वहां पे आपका जो एरिया है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वहां आपकी मूविंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां फास्टली क्या कर पाओगे, मूव कर पाओगे, फास्टली क्या कर पाओगे, मूव कर पाओगे। ओके, एक तरीका है कि आप गली में सिर्फ 4-5 लोग ही खेल सकते हो, बट ग्राउंड में तो आप पूरी की पूरी टीम भी खेल सकते हैं। ओके, तो देखो डाइल्यूशन से दो फर्क पड़ता है। डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है, डाइल्यूशन से एक तो फर्क ये पड़ता है कि स्पेस ज्यादा मिल जाता है, आयंस को मूव करने के लिए स्पेस ज्यादा मिल जाता है, मतलब क्राउडिंग कम हो जाती है, ट्रैफिक कम हो जाती है, ये लगा सकते हो आप। ओके, स्पेस ज्यादा मिल जाता है। दूसरा जो आता है हमारे पास डाइल्यूशन से, क्या होता है, जो हमारे आयंस है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा डिसोसिएट हो जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या, ज्यादा डिसोसिएट होगा। देखो मैंने अभी बताया आपको, जैसे वाटर है या कोई और सॉल्वेंट है, हमारा सॉल्वेंट हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने में। मैं कह रहा हूं कि हम सॉल्वेंट को ऐड करें, सॉल्वेंट बहुत सारा डाल दिया, तो वो हेल्प भी क्या करेगा, ज्यादा डिसोसिएट करेगा, क्या करेगा, ज्यादा डिसोसिएट करेगा। ओके, तो जैसे हमारा एसिटिक एसिड है, नॉर्मल अगर हम वाटर में एसिटिक एसिड को डालेंगे तो वो 30-40% डिसोसिएट होता है। ओके, बट वही क्योंकि मैंने बहुत सारा वाटर डाल दिया, बहुत सारा इन्फाइनाइट डाल दिया, मतलब एक तरह से, तो उसको हम 100% डिसोसिएशन ले लेते हैं कि जो भाई मतलब इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे ना, मतलब बहुत सारा डाइल्यूट करने के बाद जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट बहुत ज्यादा आ गया, सॉल्वेंट सारों क्या कर देता है, फिर डिसोसिएट कर देता है। ओके, तो डाइल्यूशन से दो फर्क पड़ता है, पहला स्पेस ज्यादा मिल जाता है, दूसरा उससे क्या होगा, जो हमारे आयंस है वो ज्यादा हो जाते हैं, मतलब डिसोसिएशन ज्यादा हो जाती है। ओके, चलो सबसे पहली बात कंडक्टेंस की। अब देखो हमें पता है कि चाहे स्पेस ज्यादा मिले, चाहे हमें डिसोसिएशन ज्यादा हो, दोनों केस में कंडक्टेंस या कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस या कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज होगी। ओके, सो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, डाइल्यूट करने पे कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ओके, रीजन इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि हमारे जो आयंस क्या हो गए, आयंस हमारे इंक्रीज हो गए, तो कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस हमारी बढ़ जाएगी। नॉर्मल कंडक्टेंस है, पूरे के पूरे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की हम ये बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जिसको हम कापा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, सो देखो ये तो थी हमारी कंडक्टेंस, हम पूरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारा 10 लीटर का कंटेनर है, तो हम एक यूनिट वॉल्यूम दैट इज 1 लीटर की बात कर रहे हैं। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है, मान लिया कि ये हमारा वो है, हमारा कंटेनर है। पहले मान लो कि इसके इतना था उसके अंदर सॉल्वेंट, और ये उसका 1 यूनिट वॉल्यूम था। 1 यूनिट वॉल्यूम में मान लिया कि 10 आयन आ रहे हैं। पहले हमने मान लिया कि ये हमारा पूरा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर इतना हमारा क्या था, इतना हमारा पहले सोल्यूशन था ये।
और हम जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसका पर यूनिट वॉल्यूम ये ले लिया। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम मैंने मान लिया कि मान लो 10 आयन आ रहे हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम यहाँ के बजाय मैंने वॉल्यूम इसका यहाँ कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, देखो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, जो हमारे ये 10 आयन आ रहे हैं ना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, अब वो 10 नहीं रहेंगे, वो हो जाएंगे 9, 8, 7, कम हो जाएंगे। कहने का मतलब है क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। क्योंकि देखो पहले एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10 आयन आ रहे थे, अब हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, सोल्यूशन वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो उसी एरिया में, उसी वॉल्यूम के अंदर आयन से आएंगे, आयन हमारे कम आएंगे, मान लो 9 आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है और नंबर ऑफ आयन्स भी इंक्रीज हो रहा है। देखो नंबर ऑफ आयन्स उतने इंक्रीज नहीं होते, डबल थोड़ी ना हो जाएंगे। मैंने वॉल्यूम को ट्वाइस कर दिया, क्या नंबर ऑफ आयन्स भी ट्वाइस हो जाएंगे, नहीं होंगे। नंबर ऑफ आयन थोड़े इंक्रीज होंगे, ट्वाइस नहीं होंगे वो। ओके, और वो बहुत इन्फानाइट डाइल्यूशन पे होते हैं वो। मान लो कोई वीक हमारा स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा तो इन्फानाइट डाइल्यूशन बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करने पे। तो कहने का मतलब है कि इतने टाइम्स आयंस नहीं इंक्रीज हो रहे जितने टाइम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो उससे क्या होगा, मान लो मैंने 10 के 5 थोड़ी ना किए यहाँ, मैंने कहा 10 के 9 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, नंबर ऑफ आयंस हमारे कम हो गए। ओके, तो वही है कि ऑन डाइल्यूशन जो हमारा कापा है, कापा क्या होगा, कापा हमारा डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, और ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, ड्यू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आयंस है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे उसको। ओके, तो ये हो गया हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती करके आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछता है वो कंडक्टेंस ही कराते हैं, तो कंडक्टेंस अलग है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है वो अलग है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। और फोर्थ भी इसी के अंदर बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, अब देखो हमें पता है कि इनका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमें पता है कि मोलर जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कापा इनटू में Vm, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या है, कापा इनटू में Veq। ये फॉर्मूला है हमारा, ये क्या कापा इनटू Vm और ये क्या कापा इनटू में Veq है। ओके, अब देखो होता क्या है हमारा, हमें पता है कि जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट जो कापा है, कापा हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये तो हमने किया, ये जो हमारी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। वन इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कापा, और सेकंड वन इज वॉल्यूम। तो डाइल्यूट करने पे हमारी जो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, ऑब्वियसली वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, बट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। अब ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, अब या तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या फिर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क तो पड़ता है। ओके, होगा क्या, देखो हम जब वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज का मान लो मैंने वॉल्यूम ट्वाइस कर दिया, तो वॉल्यूम मेरा ट्वाइस हो गया, मान लो पहले 5 लीटर था, अब 10 लीटर हो गया। अब पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस थोड़ा हाफ हुई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस थोड़ी सी कम हुई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हुई है, थोड़ी सी कम हुई है। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम हमारा ज्यादा इंक्रीज होता है, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारी कम डिक्रीज होती है। मान लो ये 2 टाइम इंक्रीज हुआ तो ये हाफ नहीं होगा, ये हाफ से हाफ नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिक्रीज होगा, पर ये ज्यादा इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर है। वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर है, कापा हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। जो कंडक्टेंस है मोलर और इक्विवेलेंट, वो वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतनी डिक्रीज नहीं हुई है। ओके, सो अल्टीमेटली क्या आएगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, और मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होगी, वो भी हमारी इंक्रीज होगी। जब डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कंडक्टेंस थोड़ी सी कम होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो वॉल्यूम हमारा मेजर डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो लैम्डा एम हमारा इंक्रीज होएगा और लैम्डा EQ भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है इसके ऊपर, ये कि बताओ
इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, डाइल्यूशन का, मोलर पे इक्विवेलेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो आपको सही समझ आना चाहिए, मेन फैक्टर आपको पता चलने चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे 3 जिसकी हम बात कर रहे थे कि डाइल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, अब इसके बेस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो हमारा ग्राफ होगा, ग्राफ किसके बीच में होगा, वो ग्राफ होगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा लैम्डा एम और यहाँ पे आएगी हमारी अंडर रूट ऑफ सी, कंसंट्रेशन का रूट। यहाँ पे आएगा हमारा लैम्डा और यहाँ पे कंसंट्रेशन का अंडर रूट। ओके, कहने का मतलब है कि एक हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया, मतलब दोनों की जो मोलर कंडक्टेंस है ना, उसको अंडर रूट सी से क्या किया, उसको दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, देखो जो ये ग्राफ है हमारा लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी, इसको आपने स्टडी कैसे करना है। मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ, हम डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने का मतलब है कंसंट्रेशन कर रही है, कंसंट्रेशन हमारी कम हो रही है। तो आपने ग्राफ को ऐसे स्टडी नहीं करना, आपने ग्राफ में ऐसे नहीं देखना, आपने ग्राफ को ऐसे देखना है। देखो डाइल्यूट करने का मतलब है कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो कंसंट्रेशन ऐसे कम होगी ना, ऐसे तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो आपने ग्राफ को ऐसे स्टडी करना है। ओके, चलो, तो जब हमने इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया और हमने देखा, पहले हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे बना, ये जो हमारा ग्राफ बना ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बना। किसका बना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, और जो ये पॉइंट है ये है हमारा लैम्डा एम नोट। लैम्डा एम नोट का मतलब है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम नोट लिखो या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी लिखो, इसको लैम्डा एम लिखो या फिर लैम्डा एम सी लिखो। देखो वाई एक्सिस पे है हमारी मोलर कंडक्टेंस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, बट इस पॉइंट पे क्या हो गया, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस हो गया, और ये है हमारा लैम्डा एम नोट और लैम्डा एम इन्फिनिट। मतलब जब हमने अपने सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा इन्फिनिट डाइल्यूट कर दिया, जब हम किसी सॉल्यूशन को इन्फिनिट डाइल्यूट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, लैम्डा एम नोट लैम्डा एम इन्फिनिट। तो यह है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब देखो अगर मैं इसका वो बनाऊं, ग्राफ ड्रॉ करूं, इसमें अगर लाइन की इक्वेशन लिखूं, हमें पता है कि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है बट इंटरसेप्ट के इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट के इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसी टाइप की इक्वेशन बनेगी। ये हमारा y, ये c, स्लोप नेगेटिव है बट इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है। ओके, सो y माइनस जो है m है हमारा, m हमारा हो गया, मैंने a है, a स्लोप हमारा a, और x क्या, x हमारा अंडर रूट c है, प्लस सी, इंटरसेप्ट के इंटरसेप्ट हमारा लैम्डा एम नोट, और y पे क्या आएगा, y पे आएगा लैम्डा एम सी। ओके, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए अंडर रूट सी, ए अंडर रूट सी। देखो दोबारा देखो इसका हमारा स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट क्या पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। y पे कौन है, लैम्डा एम सी, m क्या होगा, m हमारा a है मान लिया, अभी बताऊंगा a हमारा कॉन्स्टेंट होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अंडर रूट सी एक्स है हमारा, लैम्डा एम नोट क्या है हमारा, वो इंटरसेप्ट है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, इसको बोलते हैं डिबाय हक्कल ओनसैगर इक्वेशन। डिबाय हक्कल ओनसैगर इक्वेशन बोलते हैं इसको। ओके, तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ओनली एप्लीकेबल हो फॉर सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर सिर्फ ये एप्लीकेबल। ओके, सो डिबाय हक्कल ओनसैगर इक्वेशन है हमारी, जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लगती है, ये हमारा उसका ग्राफ है। ओके, अब ऐसे अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी ग्राफ ड्रॉ करें, इसी के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट करें, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, स्ट्रॉन्ग की तो ज्यादा है, इन्फिनिट करने पे और बढ़ गई, तो वीक की क्या है, वीक की हमारी कम होगी, वीक की कम होगी। बट जैसे वीक की कम है, तो जैसे हम क्या करें, जैसे हम इसको डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन को हम कम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को कम करने का मतलब है कि जो हमारी कंडक्टेंस है वो भी हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस पे अप्रोच करेगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में बिल्कुल नहीं मिलती, यहाँ पे थोड़ी सी रह जाती है ये, क्योंकि ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये। ओके, थोड़ी सी रह जाती है, बट फिर भी उसको अप्रोच करती है, उसको क्या करती है, उसको अप्रोच करती है। ओके,
तो ये आ गया हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इसके आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या आ गया। ओके, अब देखो जो डिबाई-हक्केल-ओनसागर इक्वेशन है सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एक नया लॉ लगता है, उसको बोलते हैं कोलराश लॉ। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कौन सा लॉ होता है, कोलराश लॉ। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो इसी के ऊपर करेंगे हम, कोलराश लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से सेपरेट इसको हम डिस्कस करेंगे कोलराश लॉ। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लगता है डिबाई-हक्केल-ओनसागर इक्वेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगती है कोलराश लॉ। ओके, जो हम आगे करेंगे। क्लियर। अब देखो वही है कि हमें पता है कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारा 1 होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना, अल्फा 1 का मतलब है 100% डिसोसिएशन है। ओके, और जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा हमारा लेस देन 1 होता है। उसका अल्फा क्या होता है, उसका अल्फा हमारा लेस देन 1 होता है। ओके, बट फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा भी क्या हो जाएगा, वो भी 1 को अप्रोच कर जाएगा, वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग का तो होता ही 1 है, ठीक है, वीक का 1 से कम होता है, बट जैसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे उससे क्या हो जाएगा, उसका भी जो अल्फा है वो भी 1 को अप्रोच कर जाएगा, वो भी 1 के इक्वल आ जाएगा वो। ओके, सो ये था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन जी, कापा, लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू है ये। ओके।